प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसे अल्लाह ताला ने 3 खूबसूरत बेटों से नवाजा था। लेकिन वो औरत इतनी घमंडी थी कि वो अपने बेटों पर बड़ा फख्र करती थी और जिन लोगों की बेटियां होती थीं उनको हकीर और कमतर समझती थी। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाहदा बेगम को अल्लाह ताला ने आगे पीछे 3 औलादें अता की थी। ये अल्लाह ताला का खास करम था कि तीनों बेटे ही थे। सुर्खो सफेद रंगत वाले बड़ी बड़ी आंखों वाले प्यारे बच्चे थे। दोस्तों, शाहदा बेगम ने अपने तीनों बेटों का नाम अहमद, अली और शाकर रखा। दोस्तों, शक्लो सूरत में सारे बच्चे अपनी माँ पर गए थे। उनकी माँ भी बड़ी खूबसूरत औरत थी, जबकि दरमियान वाला बेटा अली ना तो अपनी माँ पर गया था और ना ही अपने बाप पर गया था। उसकी शक्लो सूरत बस वाजिबी सी थी। दोस्तों, इत्तेफाक की बात थी कि शाहदा बेगम की एक बहन, एक नंद और 2 कजनों की शादियां भी उसके साथ ही हुई थीं। लेकिन अल्लाह पाक ने उनमें से किसी को बेटे जैसी नेमत से नहीं नवाजा था। किसी की 1 बेटी थी तो किसी की 2 बेटियां थीं। वो बेचारियां गरीब औरतें थीं। उनके बच्चे भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी बेटियों ने मैले कुचैले पुराने कपड़े पहने होते थे और उनकी शक्ल सूरत भी कोई खास नहीं होती थी, क्योंकि उनके रंग काले थे। दोस्तों, शाहदा बेगम जब उन बच्चियों को देखती तो ऐसे मुंह चढ़ा लेती थी और कहती थी, देखो कितने गंदे बच्चे हैं और मेरे बच्चों को देखो कितने खूबसूरत और सेहतमंद अल्लाह ताला ने मुझे बेटे अता किए हैं। दोस्तों, शाहदा बेगम उनकी बच्चियों को देखकर कानों को हाथ लगाती और तौबा तौबा करती थी। ये शाहदा बेगम पर अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने उसे 3 बेटों से नवाजा था। वो भी बड़े हसीनो जमील थे, लेकिन वो बड़ी घमंडी और मगरूर हो गई थी। दोस्तों, शाहदा बेगम ने अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला था। अगर बचपन में कोई बेटा भी हमक हमक करता, 24 घंटे शाहदा बेगम को यही फिक्र रहती थी कि मेरे बेटों को किसी की नजर न लग जाए, और वो आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूंके मारती रहती थी। वो हमेशा उनके पास ही रहती थी। कभी तो वो सुर्ख मिर्चें जलाती, कभी पैसे वार कर उनके सदके उतारा करती थी। उसे एक पल भी चैन नहीं आता था। जरा सी बच्चों की तबीयत खराब होती या हल्की सी छींक भी आती तो वो फौरन परेशान हो जाती थी और कहती थी कि मेरे बच्चों को फलां की नजर खा गई है, मेरे जिगर गोशों को लगता किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, अगर बच्चे बारिश में खेलने से बीमार या सुस्त हो जाते तो वो सारा कसूर अपने हमसायों और रिश्तेदारों के बच्चों पर निकालती थी कि उन्होंने इसके बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा, वो इसके बच्चों से जलते हैं। कभी वो किसी तकरीब में जाती तो फौरन वहाँ मौजूद बच्चों से अपने बेटों का मुकाबला करना शुरू कर देती और सब औरतों से यही कहती थी कि मेरे बच्चे बड़े ज़हीन हैं, बड़े सेहतमंद हैं और तीनों बेटे हैं। दोस्तों, वो फूले नहीं समाती थी। लोगों के सामने वो अपने शीरख्वार बच्चों को ऐसे अंदाज में फीडर से दूध पिलाती थी ताकि किसी की उन पर नजर न पड़े और ना ही उन बच्चों को किसी की नजर लग जाए। दोस्तों, जब बच्चे बड़े हुए तो उनको पेट भर के खाना खिलाती थी ताकि बच्चे किसी के मुंह की तरफ न देखें और ना ही किसी को खाना खाता देखकर ऐसे जिद करें। और वो चाहती थी कि सारी दुनिया मेरे बच्चों की तारीफें करे और ये कहे कि मेरे जैसे बच्चे तो आज तक किसी ने नहीं पाले और ना ही इतने खूबसूरत बच्चे कभी किसी और के हैं। दोस्तों, वो अपने आप को इतनी कामयाब माँ साबित करना चाहती थी कि सब लोग मेरी तारीफें करें और अपने खानदानों में मेरी मिसालें दें कि अगर बच्चे पालने हों तो शाहदा बेगम की तरह पालो। दोस्तों, अगर वो किसी तकरीब में जाती और वहाँ खाना देर से खुलता तो शाहदा बेगम बड़ी परेशान हो जाती थी। वो फातहाना नजरों चारों तरफ घुमाती और तमस्खराना अंदाज में कहती, देखो देखो ये फर्क होता है मेरी और तुम्हारी औलाद में। देखो तुम्हारी औलादें, इनके पिचके हुए गाल, इनकी नदीदा नजरें, और मेरे बच्चों को देखो कितने साफ सुथरे खामोश बैठे हैं। ये सारी नियत की बात होती है।
میرے بچوں کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر میرے بچوں جیسا کوئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو سامنے لے کر آئے۔ دوستوں، اس کی باڈی لینگویج اور تمسخرانہ گفتگو سے سب اپنے پرائے اس سے ڈرتے تھے۔ دوستوں، پوری دنیا غم میں دوسروں کو یاد کرتی ہے، لیکن شاہدہ بیگم خوشی کے موقع پر بھی کسی کو اپنے بچوں کے قریب پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ لوگوں نے اپنی غمی خوشی کی خبر اسے دینا ہی چھوڑ دی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ بڑی گھمنڈی اور بد اخلاق عورت ہے۔ دوستوں، آہستہ آہستہ اس کے رشتہ داروں نے بھی اسے بلانا چھوڑ دیا۔ شاہدہ بیگم کو بھی اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ اس کی سگی بھانجیوں اور بھتیجیوں نے اس کو ملاقات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ انہیں دل میں اس کے رویے پر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میرے بھانجے اور بھتیجیاں بھی مجھ سے بات نہیں کرتی۔ لیکن دوستو، شاہدہ بیگم اپنے بچوں کی پرورش میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتی تھی، اور وہ یہ بھی فکر نہیں کرتی تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اسے صرف اپنے بچوں پر دھیان تھا۔ اس کی آنکھوں میں رشک اور دل میں حسرت تھی کہ سب لوگ میری اولاد کی تعریف کریں، اور وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ دنیا کی سب سے اچھی ماں میں ہی ہوں، میرے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح 12-15 سال گزر گئے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہر شوق کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اب وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ان کی محبت رنگ لے آئی تھی۔ سارے بیٹے جوان ہو چکے تھے، سارے بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے نے سول سروس کا امتحان دے کر اس میں کامیابی حاصل کی، دوسرا بھی اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا اپنے یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے بس اپنی ڈگری ملنے کا انتظار تھا، لیکن قسمت نے ایک بین الاقوامی کمپنی میں پرکشش محافظے پر نوکری پلیٹ میں رکھ دی۔ اب ان کی نئی مصروفیت شروع ہو گئی۔ انہیں کائنات میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور منفرد بہو چاہیے تھی۔ سب سے پہلے شاہدہ بیگم نے اپنے خاندان کی لڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ اپنی سگی بھانجیاں اور بھتیجیاں، جن سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے ذہنوں میں اس کی وہی مریل اور سوکھی ہوئی یادیں تھیں، جیسے بچپن میں ان کی ناک بہا کرتی تھی، اور وہ یہی سوچا کرتی تھی کہ میں اپنے شہزادوں کے لیے ایسی مریل، کالی کلوٹی اور سوکھی لڑکیاں کیوں لاؤں گی، بھلے وہ میری بھتیجیاں اور بانجیاں ہی ہیں، لیکن میں ایسا اپنے بچوں کے ساتھ ہرگز نہیں کروں گی۔ میرے بچے بڑے کامیاب ہیں اور بڑے حسین و جمیل ہیں، میں ایسی بہویں لے کر آؤں گی کہ پوری دنیا انہیں دیکھ کر رشک کرے گی۔ دوستو، اب شاہدہ بیگم نے اپنی جٹھانی اور نند کی بچیوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ اس کی نندیں بھی بڑی امیر تھیں، وہ کئی سال سے امریکہ میں رہتی تھیں۔ ایک دو مرتبہ جب وہ آئیں تو اپنی بچی کو چھوڑ آئی تھیں۔ بقول ان کے امریکہ میں پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، اور پاکستانی سکولوں میں پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ ویسے ہی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ دوستو، جب وہ رشتوں کی تلاش میں تھی تو اچانک ان کے جیٹ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میکے اور سسرال سبھی اس پر تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوستو، سب کی بچیاں 3 دن فوتگی والے گھر میں موجود رہیں۔ دل میں انہوں نے سوچا ہو نہ سوچا ہو، ان کے بیٹوں کی رشتوں کی تلاش تو جاری تھی۔ مائیں ان بچیوں کو زور زبردستی کر کے ساتھ لائی تھیں تاکہ شاہدہ بیگم کو ان کی بچیاں پسند آ جائیں اور وہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بچیوں کا ہاتھ مانگ لے۔ دوستو، شاہدہ بیگم کی ایک بہن کی بیٹی ادھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت شاہدہ بیگم کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی خالہ یہ پین کلر لے لیں، کبھی کہتی تھی خالہ آپ کے لیے پانی لاؤں، آپ کا بی پی چیک کروں، آپ کو انسولین کی ضرورت تو نہیں ہے، آئیے میں آپ کے پاؤں کا مساج کر دوں۔ دل ہی دل میں شاہدہ بیگم بھی سوچ رہی تھیں یہ ساری عنایتیں مجھ پر کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک چلاک عورت تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ساری لڑکیاں میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے ان کے ہاتھ مانگ سکوں۔ دوستو، شاہدہ بیگم کی نند بھی اپنی بیٹی کے ساتھ امریکہ سے آئی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی تو بہت زیادہ حسین تھی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتی تھی۔ اس کی باتیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ اس کو دیکھ کر شاہدہ بیگم کو خیال آتا تھا کہ اس جیسی تو میری بہو ہونی چاہیے۔
लेकिन एक दिन बातों ही बातों में उसकी नन ने बताया कि हमने तो अपनी बेटी का रिश्ता अमेरिका में तय कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान से जाने वाले लड़कों के बड़ी जल्दी पुर्जे निकलने शुरू हो जाते हैं। ना तो ये दीन के रहते हैं और ना ही दुनिया के रहते हैं। उधर जाकर हमारी बच्चियों को तलाक दे देते हैं या किसी इंडियन और गोरियों के साथ शादी कर लेते हैं। इतनी मुश्किल से हम इन्हें पाकिस्तान से लेकर जाते हैं और ये हमारे एहसानों का इस तरह से बदला देते हैं। और नन बातों ही बातों में कहने लगी, बहन माना आपका बेटा सिविल सर्विस का इम्तिहान करके पास हुआ है, यहाँ पर एक अफसर बना है, लेकिन अमेरिका में सिविल सर्विस की भी कोई अहमियत नहीं है। वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ के डॉक्टरों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान की पढ़ाई तो अमेरिका में किसी काम नहीं आती। दोस्तों, शाहदा बेगम जब अपनी नंद की जुबानी ऐसी जली कटी बातें सुनती तो उसका दिल बुझ कर रह जाता था। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता 40वें के बाद सब लोग वापस चले गए। उसकी नंद और उसकी बेटी भी अमेरिका लौट गए। अब तो शाहदा बेगम के ख्वाब टूट चुके थे, क्योंकि बचपन से लेकर उसने अब तक अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की थी। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी बहुएं ऐसी हों जिन्हें देखकर जमाना अश अश कर उठे, लेकिन अब उसे अपने ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद शाहदा बेगम की एक बहन जो उनसे 1 साल छोटी थी, उसका फोन आ गया। उसने बहुत सालों के बाद अपनी बहन से गुफ्तगू की थी। उसके दिमाग में भी कीड़ा सा उबल रहा था, तो वो जुबान पर सवाल ले ही आई, नूर फातिमा, बड़ी मुद्दत के बाद फोन किया है, खैरियत तो है ना? तो फातिमा कहने लगी, जी हाँ बहना, बिल्कुल खैरियत है। मैंने पूछा कि अपनी बड़ी बहन का हाल ही पूछ लूं, लेकिन शाहदा बेगम ने दिल में ख्याल किया, मैं सब समझती हूँ उस कमीनी को। इनकी नजरें मेरे बेटे पर हैं और उसे अपना दामाद बनाने के ख्वाब देखती हैं। जब मैंने रिश्ते की बात नहीं की तो कितनी ढिठाई से इन्होंने आगे से खुद ही बात शुरू कर दी है। दोस्तों, इसी तरह काफी दिन गुजर गए। शाहदा बेगम एक घुमंडी औरत थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी बहन की बेटियां, जिनको वो सारी उम्र से कमतर और हकीर समझती आ रही थी, वो उन्हें अपनी बहू बनाए। लेकिन अल्लाह ताला की करनी देखें कि एक दिन शाहदा बेगम मार्केट में कपड़े खरीदने जा रही थी कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि शाहदा बेगम की दोनों टांगे काट दी गईं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद शाहदा बेगम अपने घर आ गईं। अब वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुकी थीं। तो फातिमा ने इस मौके से फायदा उठाया और अपनी छोटी बेटी को अपनी बहन की खिदमत के लिए भेज दिया, क्योंकि शाहदा बेगम के 3 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। दोस्तों, उसकी छोटी बहन की बेटी ने अपनी खाला की इस कदर खिदमत की, वो हर वक्त उनके पास रहती थी। अब तो खाला का घमंड भी टूट चुका था, क्योंकि उसे अपने बेटों पर बड़ा नाज था। उसके बेटे भी अब उसे ठीक तरह से नहीं बुलाते थे। वो बच्चे जिसके लिए बचपन से उसने इतनी कुर्बानियां दी थीं, उनको इतना बड़ा किया था, अब वो भी उसे खातर में नहीं लाते थे। दोस्तों, फातिमा की बेटी आमना ने अपनी खाला की इस कदर खिदमत की, जो कि सगी बेटियां भी नहीं कर सकती थीं। वो उनको नहलाती, कपड़े पहनाती, उनको वॉशरूम करवाती और फारग टाइम में बैठकर उनके दुख सुख बोलती थी। दोस्तों, इसी तरह से शाहदा बेगम को भी ख्याल आ गया कि ये बेटी मेरी बहू बनने के काबिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने और कुदरत ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि उसका सारा घमंड और गरूर मिट्टी में मिल चुका था। आखिर एक दिन शाहदा बेगम ने अपनी बहन फातिमा से बात की और उसे अपने पहले गुनाहों की माफी मांगी और कहने लगी, बहन, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी है। मैं अपने बेटों पर बड़ा घमंड करती थी, ये देख मेरी क्या हालत बन गई है। आज मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि तू अपनी छोटी बेटी मेरे बेटे के लिए दे दे। दोस्तों, फातिमा तो पहले ही यही चाहती थी। जब उसने अपनी बहन के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसने फौरन हाँ कर दी और उस तरह फातिमा की बेटी आमना की शादी सबसे बड़े बेटे के साथ कर दी गई। दोस्तों, उस लड़की ने भी इस बहू होने का हक अदा कर दिया। उसने अपनी खाला की इतनी खिदमत की जितनी कोई शायद सगी बेटी भी नहीं कर सकती थी। आखिर काफी अरसा अलील रहने के बाद शाहदा बेगम एक दिन इंतकाल कर गईं। दोस्तों, सच ही कहते हैं कि गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए
औलाद तो अल्लाह ताला की देन है। वो जिसको चाहता है बेटे अता करता है और जिसको चाहता है बेटियां अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब बेटे बेटियों के नसीब अच्छे करे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।